वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए कक्षा 8 की खेल और स्वास्थ्य पुस्तक का, वैसे ये पुस्तक 6, 7, 8 तीनों क्लास में पढ़ाई जाती है। तो आज इसका 7वां पाठ, इसको पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में ही डिक्टेट करेंगे, जो इसके मेन फैक्टर्स हैं, और फिर इसका प्रश्न अभ्यास भी आपको बताएंगे। तो आइए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। खेल और स्वास्थ्य पुस्तक का पाठ 7। पाठ का नाम है मार्चिंग, खेल भावना एवं अनुशासन। आज इसके मेन फीचर्स हैं, उनको हाईलाइट करेंगे। और ये सब प्रश्न अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको याद रखना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, इसमें बताएंगे मार्चिंग क्या है। तो मार्चिंग का अर्थ होता है, मार्चिंग वह क्रिया है जिसे एक निश्चित क्रम से किया जाता है। इसमें आदेशों को सुनते हुए ध्यान से क्रियाकलाप किए जाते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मार्चिंग वह क्रिया है जिसे एक निश्चित क्रम से किया जाता है और इसमें आदेशों को सुनते हुए ध्यान से क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो मार्चिंग का अर्थ स्पष्ट हो गया। और मार्चिंग करने का तरीका है कि इसको लाइन में खड़े होकर के करते हैं। संकेत के आधार पर 1, 2 या 3 की गिनती कराकर 3 लाइन बनाई जाती है। और मार्चिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, और वो है कि एड़ियाँ जुड़ी हुई हों, दोनों पंजों के मध्य 30 अंश का कोण हो। अगर पूछा जाए कि मार्चिंग करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो इसके लिए नंबर 1 सावधान मुद्रा में करना चाहिए। नंबर 2 विश्राम पर भी ध्यान देना चाहिए, विश्राम की अवस्था में होना चाहिए। जो क्रियाकलाप विश्राम की अवस्था में किए जाते हैं उनको करना आवश्यक है। देखिए, एक बालिका का चित्र दिखाया गया है, ये विश्राम की मुद्रा में खड़ी हुई है। और ये देखिए, ये बच्चा सावधान की मुद्रा में खड़ा है, आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद है आराम से। एक मुद्रा होती है आराम से, इसमें हाथों और पैरों को ढीला छोड़ दिया जाता है। फिर है बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये सब निर्देश दिए जाते हैं। पीछे मुड़, दाएं बाएं मुड़, आधा दाएं बाएं मुड़, सामने सैल्यूट, 1 लाइन बन, गिनती कर, 2 या 3 लाइन बन, सज जा। ये सब मार्चिंग के आदेश हैं, उनका पालन करना जरूरी है। फिर मार्चिंग का महत्व, अगर पूछा जाए कि मार्चिंग का क्या महत्व है, तो कहा जा सकता है मार्चिंग से अनुशासन में रहने की शिक्षा मिलती है। मार्चिंग से लोग चुस्त और दुरुस्त और फुर्तीले रहते हैं। इसे टीम भावना से काम करने की भावना जागृत होती है। फिर है हमारा राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज के विषय में सब लोग जानते हैं, तिरंगा, और ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को विद्यालय में फहराया भी जाता है। तो इसमें लिखा है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिक भी राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन नियमानुसार कर सकता है। इसके हम मेन तथ्यों को बताएंगे, मेन फैक्टर्स को। तो अब देखिए, हमारे राष्ट्र ध्वज की क्या पहचान है। इसमें 3 रंगों की समान लंबाई और चौड़ाई की पट्टियाँ होती हैं। ध्वज की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी होती है, और लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात है। इसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। 3 रंग का होने के कारण इसको तिरंगा कहते हैं। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है वो अपनाया था। और इसमें 24 तीलियाँ हैं जो 24 घंटे सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कुछ नियम भी होते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय। तो इसके नियम हैं, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज नियत समय पर फहराना चाहिए और सूर्यास्त से पूर्व उतार लेना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज सदैव सीधा फहराना चाहिए, शीघ्रता से चढ़ाना और धीरे धीरे नीचे उतारना चाहिए। ध्वज फहराते समय वहाँ उपस्थित समस्त व्यक्तियों को सावधान मुद्रा में खड़े होना चाहिए। ध्वज धूमिल हो जाने या फट जाने पर उसे तो इधर उधर फेंके ना ही फहराएं, और इसको सम्मानपूर्वक जमीन में दबा देना चाहिए। देश में राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज नियमानुसार झुकाया जाना चाहिए। फिर इसके बाद राष्ट्रगान। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन स्वीकार किया गया, और इसको हमेशा सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गाना चाहिए।
और इसकी अवधि है 52 सेकंड में इसको पूरा कर लेना चाहिए। फिर परेड समारोह होते हैं, ये इनको भी महत्वपूर्ण स्थान है। सामूहिक परेड निरीक्षण मुख्य अतिथि किसी सलामी मंच पर आने के बाद जनरल लीडर को आमंत्रित करने के लिए कहा जाएगा। उस समय सभी स्क्वाड दल खुशी लाइन में विश्राम अवस्था में खड़े रहेंगे। तो ये परेड समारोह हो जाता है। अब जानते हैं खेल भावना क्या है। खेल भावना और खेल अनुशासन। देखिए खेल भावना के बारे में दिया गया है। तो खेल अनुशासन में है कि समय पर का ध्यान रखना, शोर न मचाना, किसी पर टिप्पणी न करना, किसी को हतोत्साहित न करना, नियमों का पालन, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना। और खेल भावना है खेल प्रारंभ होने तथा खेल समाप्त होने पर प्रतिद्वंदी टीम मैच रेफरी के साथ हाथ मिलाना, अभिवादन, अच्छे प्रदर्शन पर प्रोत्साहित करना, ईमानदारी, सम्मान का भाव, लिंग भेद, वर्ण भेद और सक्षम अक्षम के खांचे में खेल को न बांटना। तो ये सब हो गया खेल भावना। इस प्रकार जब हम कोई खेल खेलते हैं, जीतते हैं या हारते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम जीतते, पर सदैव ऐसा नहीं हो पाता है। तो हम जीतते हैं तो हारने वाले खिलाड़ी के प्रयास से सराहना करनी चाहिए। इसलिए जीतना ही महत्वपूर्ण है प्रतिभाग करना। जीवन विजेता होना ही आवश्यक नहीं, अच्छी प्रकार से संघर्ष करना ही कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कहा जा सकता है खेल भावना और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। सबको मिलजुल कर खेल खेलना चाहिए। अपने देश में बहुत से खिलाड़ियों के नाम इसमें दिए गए हैं। भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, रोजा कुट्टी, पीना मोर, बालसम्मा, ये सभी एथलेटिक्स हैं। और बहुत सारे नाम से आप देख सकते हैं इसमें। बुला चौधरी तैराकी, सानिया मिर्जा टेनिस, अंजू बिजाज लंबी कूद, मेरी कॉम बॉक्सिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये सब लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं इनको। तो कहा जा सकता है खेल को लेकर हमें कभी भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, न ही किसी खेल को छोटा या बड़ा समझना चाहिए। खेल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं, अतः प्रत्येक खेल को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ अनुशासित होकर खेलना चाहिए। और हम सबको आयु, रुचि एवं क्षमता के अनुसार विभिन्न खेल खेलें और शिक्षण का अंग बनाएं। तो ये सब महत्वपूर्ण है। फिर खेल का महत्व क्या है, अगर पूछा जाए प्रश्न कि खेल का महत्व क्या है, तो बता सकते हैं शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास होता है। हार एवं जीत दोनों के प्रति आदर का भाव पैदा होता है। सहयोग, त्याग, सहानुभूति, मित्रता एवं राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ती है। नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का गुण विकसित होता है। इस प्रकार सबको मिलजुल कर साथ खेलना चाहिए। ये देखिए इसमें बच्चों को खेलने के लिए अवसर दिया गया। अगर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई छात्र चलने में अक्षम है, तो उस छात्र को बैठ कर ही खेलने का अवसर दें। क्रिकेट खेल खेलते समय चलने में अक्षम बच्चे को अंपायर बनने का अवसर दें। कक्षा में किसी भी जानवर का चित्र बनाए जिसकी पूंछ न बनी हो, जो बच्चा देखने में अक्षम हो या जिसे आंशिक दृष्टि हो, उसको भी गतिविधि में अवश्य शामिल करें। और इस प्रकार बच्चों को बैठाकर अर्धवृत्त में बैठाकर एक वृत्त खींचे, सभी बच्चों को वृत्त में गेंद फेंकने के अवसर दें। इस प्रकार की गतिविधि सभी बच्चे शामिल हो सकेंगे। तो इस प्रकार ये कार्य यहाँ पर पूरा हो सकता है। और ये गतिविधि तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कक्षा में कराई जा सकती है, बच्चों को अत्यधिक आनंद भी आएगा। इस प्रकार इस पाठ में मार्चिंग करने का तरीका, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज, खेल भावना और अनुशासन के बारे में जाना। और अब इसके बाद प्रश्न अभ्यास भी है कि मार्चिंग क्या है, मार्चिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसका उत्तर आरंभ में ही प्राप्त हो जा रहा है। पाठ के आरंभ में मैंने बताया भी था। तो आइए पाठ के आरंभ में पहुँचते हैं। मार्चिंग क्या है, तो ये देखिए लिखा हुआ है, मार्चिंग वह क्रिया है जिसे एक निश्चित क्रम से किया जाता है। इसमें आदेशों को सुनते हुए ध्यान से क्रियाकलाप किए जाते हैं और ध्यान देने योग्य बातें, निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। जो मुद्राएं दी गई हैं, सावधान, विश्राम, अनुशासन का पालन, इन सब का पालन करना आवश्यक है। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है वो उस पर आते हैं। राष्ट्रध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं, क्या दर्शाते हैं। तो राष्ट्रध्वज में हरा, सफ़ेद और केसरिया होते हैं। तो इसका जवाब भी देखिए यहाँ पर अभी आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान सा जवाब है। और ये देखिए हरा से 3 रंग के बारे में बताया मैंने। केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा देश की हरियाली और खुशहाली को दर्शाता है।
फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? इस गाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो राष्ट्रगान की रचना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इसको गाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे इसको 52 सेकंड में गाना चाहिए, सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए, और कोई कहीं जा रहा हो राष्ट्रगान की आवाज़ कान में पड़ जाए तो सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। ये सब बातें हैं। समूह परेड का क्या महत्व है? समूह परेड में जो लीडर होता है उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। देखिए यहाँ समूह परेड का उत्तर मिल जाएगा आपको। ये देखिए परेड समारोह में। और इसके बाद अब आगे देखिए बढ़ते हैं, खेल में अनुशासन होना क्यों आवश्यक है? तो खेल में अनुशासन होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपस में मेल जोल की भावना, देश प्रेम की भावना का विकास होता है, और लिंग भेद इन सब भावनाओं से दूर होते हैं लोग, और हारते जीतते हमारा प्रयास होता है कि जीत, पर तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें महत्वपूर्ण जीतना ही नहीं होता बल्कि प्रतिभाग करना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए खेल भावना और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। और इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इसमें विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलद, तिरंग वाक्य पूरा हो गया। किसी भी खिलाड़ी को चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्य अतिथि के निरीक्षण पर आते समय लीडर ग्रुप को सावधान का आदेश देखा। अब इसका मिलान करना है। मार्चिंग को कदम ताल से। राष्ट्रगान 22 जुलाई 1947। राष्ट्रध्वज का प्रारूप 24 जनवरी 1950। फिर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का। खेल के मैदान में राष्ट्रध्वज को देखकर आपको क्या प्रेरणा मिलती है? आगे बढ़ने की, मेहनत करने की। यदि कहीं राष्ट्रगान हो रहा और आप उधर से निकल रहे हैं तो आपको सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। इस प्रकार ये प्रश्न अभ्यास यहाँ पर पूरा होता है, और हम फिर अगले पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।